हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सिंडिकेट आईएएस में आप सबका एक बार फिर ढेरों स्वागत है। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत के सुरक्षा के संदर्भों में और सुरक्षा एवं खुफिया से संबंधित जो एजेंसियां हैं, हम लोगों ने उन एजेंसियों के बारे में यहाँ क्रमशः अध्ययन को जारी रखा है। इसी कड़ी में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं प्रवर्तन एजेंसी के संदर्भों में। और जो भारत की प्रमुख प्रवर्तन एजेंसी है, आजकल उस एजेंसी का नाम बहुत अधिक चर्चा में बना हुआ है। मैं जिस एजेंसी की बात कर रहा हूं वह एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रूप में, या जिसे आप ईडी कहते हैं, ईडी की चर्चा आमतौर पर हो रही है। विशेषकर पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा ईडी को लेकर भ्रिकुटियां तनी हुई है। ईडी के द्वारा जो जांच की जाती है ये राजनीतिक दलों के लिए भारी पड़ता है, और यही कारण है कि विपक्ष के द्वारा ईडी की कार्रवाइयों को भेदभावपूर्ण और राजनीतिक कारणों की वजह से की जाने वाली कार्रवाई की संज्ञा दी जाती है। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में प्रवर्तन की एक प्रमुख एजेंसी के रूप में डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जिसको कि शॉर्ट में ईडी कहते हैं, ईडी को समझने का प्रयास करेंगे। ईडी क्या है, ईडी की स्थापना कब हुई, ईडी की संरचना कैसी है, ईडी के पास कार्य और शक्तियां किस रूप में आवंटित की गई हैं, ये तमाम बातों की जानकारी आज हम लोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब ईडी की बात होती है, भारत की यह सर्व प्रमुख प्रवर्तन संबंधी एजेंसी है। एक ऐसी एजेंसी है जो वित्तीय अनियमितताओं की जांच करती है। इस बात की जांच करने का दायित्व ईडी के पास होता है, जिसका सीधा संबंध जो फॉरेन एक्सचेंज को लेकर या धन शोधन को लेकर विसंगतियां उत्पन्न की जाती हैं, उन विसंगतियों की जांच का दायित्व ईडी के पास होता है। और यही कारण है कि ईडी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में अगर आप देखें तो मुख्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि ईडी एक गैर संवैधानिक और जो बहुअनुशासनिक अभिकर्ता की भूमिका का निर्वहन। ईडी एक ऐसी जांच एजेंसी है जो धन शोधन, कहने का अर्थ है कि मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में जो वित्तीय अनियमितताएं की जाती हैं, उन वित्तीय अनियमितताओं की जांच ईडी के माध्यम से की जाती है, ईडी के द्वारा जांच की जाती है। दूसरी बात हमने कहा कि ईडी एक ऐसी एजेंसी है जो वित्तीय जांच से संबंधित है, लेकिन संविधान में इस संदर्भ में किसी प्रावधान का निर्धारण नहीं किया गया है, बल्कि यह एक ऐसी जांच एजेंसी है जो गैर संवैधानिक प्रकार की है, बहुअनुशासनिक प्रकार की है और धन शोधन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जैसे अधिकारों और शक्तियों से युक्त प्रकार की एजेंसी है। ढेर सारी विशेषताओं से युक्त यह प्रवर्तन एजेंसी है, भारत की प्रवर्तन एजेंसी है। और इस एजेंसी के पास जो अधिकार है, जो शक्तियां हैं, वित्तीय अनियमितताओं के संदर्भ में, चाहे वह देश के अंदर वित्तीय अनियमितता की गई हो, धन शोधन के रूप में, मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में की गई हो, या फिर विदेशी मुद्रा विनियमन को लेकर अगर किसी प्रकार की अनियमितता बरती गई हो,
इस संदर्भ में ईडी की कार्रवाई जांच की कार्रवाई, प्रवर्तन की कार्रवाई के साथ साथ गिरफ्तारी और संपत्ति की जब्ती के रूप में भी उभर कर सामने आती है। तो ईडी भारत की एक सर्व प्रमुख प्रवर्तन एजेंसी के रूप में स्थापित संगठन है, एक निकाय है, एक बॉडी है। गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई है। और साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि इसके उद्देश्य क्या हैं और इसकी संरचना क्या है। इन तमाम बातों को समझने से पहले अब तक जो कुछ भी हमने चर्चा की आप सबसे, पहले उसे आप राइट डाउन कर लीजिए, उसे आप नोट कर लीजिए, जिससे कि ईडी की संपूर्ण व्यवस्था से आप भली प्रकार परिचित हो सके। तो राइट डाउन, नोट कीजिएगा, लिखिएगा, प्रवर्तन निदेशालय, जिसे संक्षेप में ईडी कहा जाता है, भारत की एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। भारत की एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना है। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक गैर संवैधानिक और बहुअनुशासनिक निकाय है। गैर संवैधानिक एवं बहुअनुशासनिक मल्टी डिसिप्लिनरी निकाय है। यह निकाय धन शोधन, जिसको कि आप मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, यह निकाय धन शोधन के अपराध और विदेशी मुद्रा विनियमन कानूनों के उल्लंघन के अपराध और विदेशी मुद्रा विनियमन कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिदेशित है, मैंडेट है, अधिदेशित है। अब यदि हम ईडी के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करें कि इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, तो निश्चित रूप से ईडी का जो मुख्य उद्देश्य है वह है वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना। वित्त को लेकर यदि किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई हो, जानबूझकर लापरवाही बरती गई हो, वित्त का अनियमित प्रयोग किया गया हो, यदि वित्त का प्रयोग जानबूझकर गलत उद्देश्य के सापेक्ष किया गया, उसे अपने निजी प्रयोग के अतिरिक्त धन शोधन के रूप में इस्तेमाल किया गया हो, तो इन्हीं गतिविधियों की जांच करने के लिए ईडी की स्थापना की गई है। ईडी का जो सर्व प्रमुख उद्देश्य है वह वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने से संबंधित है। साथ ही हम मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कार्रवाई करना, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस उत्पन्न हुआ है तो इस पर कार्रवाई करने का अधिकार ईडी के पास होता है। यहां पर इसका जो दूसरा प्रमुख उद्देश्य है वह इसी रूप में निर्धारित है कि देश में किसी भी स्थान पर मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना ईडी का भी उद्देश्य है। मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के उद्देश्यों से युक्त ईडी है। इसके साथ ही यदि वित्त को लेकर कोई भ्रष्टाचार किया गया हो तो इन भ्रष्टाचारों की जांच करना ईडी के उद्देश्यों में समाहित है। तो नोट कर लीजिएगा, ईडी के जो उद्देश्य हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जिसको कि आप प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, प्रवर्तन निदेशालय के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को आप नोट कर लीजिए, राइट डाउन, लिखिएगा,
ईडी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ईडी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश में धन शोधन देश में धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के विरुद्ध धन शोधन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना रहा है। धन शोधन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना रहा है। इसके द्वारा की जाने वाली कानूनी कार्रवाई में इसके द्वारा की जाने वाली कानूनी कार्रवाई में संपत्ति जब्त करना तथा दोषी को गिरफ्तार करना भी शामिल है। यहां पर देखिए, कहने का आशय है कि ईडी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर, धन शोधन को लेकर, विदेशी मुद्रा विनियमन संबंधी अनियमितताओं के संदर्भ में जांच करने के साथ साथ इसे संपत्ति की जब्ती करने का अधिकार है और गिरफ्तारी का अधिकार भी ईडी के पास है। तो ये दोनों कार्य, या आप कहते हैं दो बड़े उद्देश्य को लेकर ईडी की स्थापना की गई है। अब हम इसके संगठन को लेकर अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ईडी का इस्टेब्लिशमेंट और ईडी की संरचना या उसका जो संगठन है वह क्या है। अगर इसकी स्थापना के बारे में अध्ययन करें तो ईडी की जो स्थापना की गई है वह 1 मई 1956 को की। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो राजस्व विभाग है, इसी राजस्व विभाग के अंतर्गत ईडी की स्थापना की गई है। 1 मई 1956, 1956 एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है जब इसका गठन किया गया, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और दूसरी बात क्या हम देख रहे हैं कि राजस्व विभाग के अधीन, और इस राजस्व विभाग की स्थापना कहां पर की गई है, तो इस राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन स्थापित। ईडी को इसी वित्त विभाग के राजस्व विभाग के अंतर्गत निर्धारित किया गया। इसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट के रूप में जाना जाता है, जिसका कि मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, लिखेगा स्थापना। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को की गई। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को की गई। नेक्स्ट पॉइंट, यह निकाय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग के अधीन स्थापित है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग के अधीन स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट, ईडी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? ये आपका नई दिल्ली में। अब हम लोग इसके संगठन को लेकर अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि जो प्रवर्तन निदेशालय है उसका संगठन कैसा है, किस प्रकार का है। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय का जो सर्व प्रमुख अधिकारी है, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वह डायरेक्टर होता है। यानी प्रवर्तन निदेशालय के सर्वोच्च स्तर पर एक निदेशक नियुक्त होता है और इसके साथ ही एक संयुक्त निदेशक का पद भी सृजित किया गया है। निदेशक और संयुक्त निदेशक के साथ साथ
अधिकारियों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला ईडी के स्तर पर देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, डायरेक्टर, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डायरेक्टर ईडी या निदेशक प्रवर्तन के नाम से इस पद का सृजन किया गया है। कहने का हमारा आशय है कि जो प्रवर्तन निदेशालय है उसका सर्व प्रमुख अधिकारी निदेशक होता है, प्रवर्तन निदेशक होता है। डायरेक्टर का पद सृजित किया गया है जो सर्वोच्च अधिकारी के रूप में पदस्थापित होता है, और उसके साथ ही ज्वाइंट डायरेक्टर का पद भी सृजित है। उसके नीचे स्पेशल डायरेक्टर्स जो कि रीजन के स्तर पर नियुक्त होते हैं, जिनकी कुल संख्या 9 होती है। ज्वाइंट डायरेक्टर्स जो कि जोन के स्तर पर स्थापित होते हैं, जिनकी कुल संख्या 36 है। और उसके नीचे एडिशनल डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती है। कहने का आशय कि अधिकारियों की एक लंबी श्रृंखला यहां पर आपको दिख रही होगी। सबसे ऊपर डायरेक्टर है, ज्वाइंट डायरेक्टर्स, स्पेशल डायरेक्टर्स, ज्वाइंट डायरेक्टर्स जोन और एडिशनल डायरेक्टर्स, और उसके नीचे डिप्यूटी डायरेक्टर्स जो कि सब जोन के स्तर पर स्थापित होते हैं, पदस्थापित होते हैं, और इनकी कुल संख्या 18 है। इसके साथ ही इन्फोर्समेंट से जुड़े हुए अन्य अधिकारी भी ईडी के अंदर विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे होते हैं। तो एक तरह से देखा है तो ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय है एक बड़े निकाय के रूप में स्थापित है। प्रवर्तन संबंधी गतिविधियों का संचालन इन्हीं अधिकारियों के बड़े समूह के माध्यम से करना संभव होता है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, लिखेगा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, इसमें लिखेगा ईडी का सर्वोच्च अधिकारी एक निदेशक, डायरेक्टर, एक निदेशक होता है। एक निदेशक होता है। निदेशक के साथ एक संयुक्त निदेशक, निदेशक के साथ एक संयुक्त निदेशक का पद सृजित किया गया है। संयुक्त निदेशक का पद सृजित किया गया है। इसके नीचे 9 विशेष निदेशक, स्पेशल स्पेशल डायरेक्टर जो आप कहते हैं, 9 विशेष निदेशक के पद निर्धारित हैं। तो डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर, उसके नीचे स्पेशल डायरेक्टर्स के पद सृजित हैं। इसमें आगे लिखेगा संयुक्त निदेशक देश में स्थित अलग अलग जोन, संयुक्त निदेशक देश में स्थित अलग अलग जोन, हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस के साथ जुड़े होते हैं। इंटेलिजेंस के साथ जुड़े होते हैं। इसके नीचे कई ज्वाइंट डायरेक्टर्स, इसके नीचे कई ज्वाइंट डायरेक्टर्स, डिप्यूटी डायरेक्टर्स आदि के पदों को रखा गया है। और इसके साथ ही इनके नीचे अलग अलग अधिकारियों को विभिन्न दायित्वों के साथ समाहित किया गया है। अलग अलग अधिकारियों को विभिन्न दायित्वों के साथ समायोजित किया गया है या समाहित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय के
10 जोनल कार्यालय, 10 जोनल कार्यालय और 11 उप क्षेत्रीय, जिसे आप सब रीजनल कार्यालय कह सकते हैं, स्थापित है। नोट कीजिएगा इसको। वर्तमान में ईडी के 10 जोनल कार्यालय और 11 उप क्षेत्रीय कार्यालय, सब रीजनल ऑफिस स्थापित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक जोनल कार्यालय में एक उप निदेशक नियुक्त होता है। एक उप निदेशक नियुक्त होता है। यहां पर हमें देखना होगा कि ईडी के जो जोनल कार्यालय हैं वे कौन कौन से हैं। और जैसा कि हमने कहा कि ईडी के पास जो जोनल कार्यालय हैं जिनकी कुल संख्या 10 है, इन 10 जोनल कार्यालय को आप नोट कर सकते। तो लिखिएगा ईडी के जोनल कार्यालय या ईडी के 10 जोनल कार्यालय। नंबर 1 मुंबई, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 चेन्नई, नंबर 4 कोलकाता, नेक्स्ट चंडीगढ़, नंबर आप लोग डाल लीजिएगा, चंडीगढ़, लखनऊ, कोचीन, अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद। ये सब इसके जोनल कार्यालय हैं। एक बात को लेकर जो है बड़ी शंका व्यक्त की जाती है और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि ईडी और पुलिस में क्या अंतर है। ईडी और पुलिस के संदर्भ में जो मुख्य अंतर है इसको लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपके अंदर भी जो है ये बात, ये प्रश्न के रूप में उभर कर सामने आ रही होती है। आपकी भी एक जिज्ञासा होती है इस बात को जानने के लिए कि जब्ती का कार्रवाई, गिरफ्तारी की कार्रवाई ईडी भी करती है और पुलिस भी करती है। तो ऐसे में जो कार्य ईडी के द्वारा हो रहा है लगभग वैसा ही कार्य पुलिस करती है, या इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। जो कार्य पुलिस की जवाबदेही है लगभग ऐसे कार्यों की जवाबदेही ईडी के पास भी है। तो आखिर वे कौन से ऐसे विषय हैं जिनको लेकर पुलिस और ईडी के बीच आपको अंतर दिखाई पड़ता है। और जब हम इस अंतर की बात करते हैं, मुख्य अंतर की बात करते हैं, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, स्थानीय स्तर पर कोई अपराध हुआ, चोरी हुई हो, डकैती हुई हो, हत्या हुई हो, मारपीट हुई हो, आगजनी घटना घटी, यहां पर जो त्वरित कार्रवाई की जाती है, ऐसी कार्रवाई पुलिस तंत्र के माध्यम से, जो स्थानीय पुलिस होती है, स्थानीय पुलिस के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। लेकिन यदि कोई ऐसा मामला उत्पन्न हुआ जो वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ, धन शोधन से जुड़ा हुआ हो, या फिर विदेशी मुद्रा विनियमन के उल्लंघन से जुड़ा हुआ, विदेशी मुद्रा विनियमन के जो कानून है उन कानूनों के उल्लंघन से संबंधित हो, ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने का अधिकार ईडी के पास होता है। लेकिन यहां थोड़ा सा समझिएगा, जैसे कोई चोरी हुई, चोरी होने का मतलब है धन की चोरी हुई, संपत्ति की चोरी हुई, और संपत्ति की चोरी के मामले में हमने कहा कि प्रारंभिक कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस के पास है। लेकिन अच्छा, पुलिस कहां तक कार्रवाई करेगी? तब की कार्रवाई करेगी धन ये चोरी के संदर्भ में, संपत्ति की चोरी के संदर्भ में। पुलिस को कार्रवाई केवल उस सीमा तक
करने का अधिकार प्राप्त होता है जब तक चोरी की गई संपत्ति या चोरी की गई रकम का इस्तेमाल व्यक्ति ने स्वयं के कार्यों के सापेक्ष किया हो या चोरी की गई रकम को उसने घर में बनाकर रखा हो। यहां पर पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यदि उस चोरी की गई रकम का इस्तेमाल वित्तीय शोधन के रूप में किया हो, धन शोधन के रूप में किया गया, उसका इस्तेमाल मुद्रा विनियमन कानून के उल्लंघन को लेकर किया गया हो, विदेशी मुद्रा उल्लंघन संबंधी जो कानून है उसके सापेक्ष उसके विरुद्ध किया गया हो, तो यहां पर जांच आदि का जो अधिकार है वो ईडी के पास होता है। तो इसमें दो तीन बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वित्तीय अनियमितताएं, चोरी में भी वित्तीय अनियमितताएं होती है, लेकिन चोरी का उद्देश्य जो है धन का शोधन करना हो या उसका उसका उद्देश्य जो है ऐसे मामलों में जिससे कि उस धन को इस्तेमाल किसी अन्य गलत कार्य में किया जा रहा हो, तब वहां पर ईडी की कार्रवाई प्रारंभ होती है। तो इसको भी नोट करते चलिएगा, नोट कीजिएगा, लिखिएगा। सब एक हेडिंग बना लीजिएगा, सब हेडिंग ईडी और पुलिस में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ईडी एंड पुलिस, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड पुलिस। पॉइंट वाइज नोट कीजिएगा। स्थानीय स्तर पर यदि कोई अपराध हुआ हो, स्थानीय स्तर पर यदि कोई अपराध हुआ हो, तो इसकी प्राथमिक जांच स्थानीय पुलिस के द्वारा की जाती है। तो इसकी प्राथमिक जांच स्थानीय पुलिस के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि अपराध के रूप में चुराई गई रकम को अपराध के रूप में चुराई गई रकम को व्यक्ति ने अपने घर में छुपाकर रखा हो, अपने घर में छुपाकर रखा हो, अथवा ऐसी रकम का इस्तेमाल वह निजी अथवा घरेलू मामले में कर रहा हो, ऐसी रकम का इस्तेमाल वह निजी अथवा घरेलू मामलों में कर रहा हो, तो इसकी जांच एवं इस संदर्भ में कार्रवाई का अधिकार स्थानीय पुलिस के पास होती है। कार्रवाई का अधिकार स्थानीय पुलिस के पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि चोरी की गई रकम का यदि चोरी की गई रकम का इस्तेमाल यदि चोरी की गई रकम का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने में, चोरी की गई रकम का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया हो, अथवा गलत तरीके से कमाया गया पैसा वापस बाजार में आ गया हो, गलत तरीके से कमाया गया पैसा बाजार में आ गया हो, तो यह धन शोधन का मामला बनता है। तो यह धन शोधन का मामला बनता है।
ऐसे मामलों में ऐसे मामलों में जांच और कार्रवाई का अधिकार ईडी के पास होता है, प्रवर्तन निदेशालय के पास होता है। इस संदर्भ में प्रवर्तन निदेशालय धन की वसूली के लिए लेयरिंग और कुर्की यानी जब्ती लेयरिंग और कुर्की लेयरिंग और कुर्की अथवा जब्ती संबंधी कार्रवाई कर सकती है। तो यहां पर ईडी के पास बहुत बड़ा अधिकार होता है, कार्रवाई कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, पुलिस को जांच का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, पुलिस को चोरी की जांच का अधिकार है, परंतु ईडी को धन शोधन के मामले में हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त है। धन शोधन के मामले में हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त है। और दोनों में एक बात को लेकर समानता है, पुलिस और ईडी दोनों को गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है। तो नोट कीजिएगा, पुलिस और ईडी दोनों को गिरफ्तारी करने का समान अधिकार प्राप्त है। गिरफ्तारी करने का समान अधिकार प्राप्त है। अब हम लोग कार्य एवं शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ईडी के द्वारा कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं और इन कार्यों को संपन्न करने की क्या शक्तियां उसके पास उपलब्ध हैं। तो जैसा कि हमने प्रारंभ में काफी चर्चा किया इस मुद्दे पर कि जो भी वित्तीय अनियमितताएं हैं, वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना और उस जांच के संदर्भ में अगर धन शोधन हुआ हो तो धन की वापसी के लिए प्रयास करना, जो दोषी है उसको गिरफ्तार करना, उसकी संपत्ति को जब्त करना, संपत्ति की कुर्की करना, पीएमएलए कानून का उल्लंघन किया गया हो। धन शोधन के संदर्भ में अगर आप देखें, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अगर आप देखें तो पीएमएलए कानून है, या कोई स्मगलिंग किया गया हो, कोफे पोसा कानून है, या फिर कुछ ऐसी गतिविधियों का संचालन हुआ हो जिसका सीधा संबंध वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हो, इन सभी मामलों में ईडी के पास कार्य करने की शक्तियां प्राप्त हैं। तो ईडी के जो कार्य हैं, वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने के साथ साथ धन शोधन के मामले में पीएमएलए कानून के तहत कार्रवाई करने का अधिकार ईडी के पास होता है। जितनी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं होती हैं और विशेषकर अगर धन शोधन हो रहा हो तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई का अधिकार ईडी के पास होता है। नोट कर लीजिए, कार्य एवं शक्तियां लिखिएगा। देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार ईडी को प्राप्त है। कार्रवाई करने का अधिकार ईडी को प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट, ईडी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराध
और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन को लेकर जांच करती है। विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन को लेकर जांच करती है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ जो विदेशी मुद्रा कानून है, यदि उनका उल्लंघन हुआ हो, इन दोनों प्रकार की गतिविधियों में ईडी के पास जांच का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ईडी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, जिसको आप फेमा कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, 1999 का यह अधिनियम है। तो ईडी द्वारा जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, धन शोधन निवारण अधिनियम, धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002, जिसको कि हम PMLA 2002 के रूप में जानते हैं। इसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के रूप में भी जानते हैं, या इसको शॉर्ट में कहते हैं PMLA 2002। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, हवाला लेन देन, कॉमा लगा दीजिएगा, हवाला लेन देन, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973, जिसको कि आप फेरा भी कहते हैं, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, फिर से लिखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा, 1973 का एक कानून है, फेरा का कानून, बहुत फेमस फेरा। फेरा को ही बाद में जो है फेमा के रूप में कन्वर्ट किया गया। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के तहत कार्य करती है। कि तमाम प्रकार के कानून है जिसके तहत ईडी को कार्य करने का अधिकार है, कार्य करने की शक्तियां इसे प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ईडी को कोफे पोसा, COFEPOSA, कोफे पोसा, कोफे पोसा, इसको लिखिए, कोफे पोसा का फुल फॉर्म चाहे तो लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड conservation of foreign exchange and prevention of smuggling activities act, smuggling activities act 1974। ये जो कोफे पोसा कानून है, इसको हम आर्थिक अपराध के क्षेत्र में रास्का के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के समान है इसकी स्थिति। जैसा कि आप ये सामान्य व्यवस्था के सापेक्ष, सामान्य प्रशासन की व्यवस्था के सापेक्ष रास्का, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को जो अमल में लाया गया है, आर्थिक क्षेत्र में लगभग इसी समान परिस्थिति में कोफे पोसा का निर्धारण 1974 में किया गया और तब से यह कानून अमल में लाया जा रहा है। आज भी इस कानून का अनवरत रूप से प्रयोग हो रहा है। तो ईडी को
कोफे पोसा से भी शक्तियां प्राप्त होती है। कोफे पोसा रूपी जो कानून है उससे भी ईडी के पास शक्तियां आती है। इसको नोट कीजिएगा। ईडी को कोफे पोसा ईडी को कोफे पोसा के तहत शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट, ईडी के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। ईडी कौन कौन से कार्यों को संपन्न करती है, इसको संक्षेप में नोट लीजिएगा। कौन कौन से गतिविधियों को संपन्न करने का अधिकार ईडी के पास है, या ईडी के पास कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो लिखिएगा, ईडी को प्रदान किए गए प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, या ईडी निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करती है। नोट कीजिएगा। निर्यात मूल्य को अधिकांकना और आयात मूल्य को कम आंकना। अगर ऐसा कोई कार्य हुआ है तो इस पर ईडी की कार्रवाई की जाएगी। ईडी के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं। नंबर 1, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को हम फेमा कहते हैं, 1999 के संदिग्ध उल्लंघन की जांच करना। इन संदिग्ध उल्लंघनों में शामिल है डैश का नीचे से कौन कौन से उल्लंघन इसके अंतर्गत सम्मिलित है। नंबर 1, निर्यात मूल्य को अधिकांकना जबकि आयात मूल्य को कम आंकना। अगर निर्यात मूल्य को हम बढ़ा चढ़ाकर आंक रहे हैं और जो वस्तुएं आयात की जाती है उनमें जो लागत आती है उसके मूल्य को कम करके आंकना, यह भी वित्तीय अनियमितता का ही विषय होता है। तो जो कानून है उस कानून का यदि उल्लंघन हो रहा है, केवल कानून का यदि उल्लंघन हो रहा है तो उल्लंघन किन किन रूपों में हो सकता है, इस संदर्भ में आप यहां पर नोट कर रहे हैं। तो पहला जो उल्लंघन है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो वस्तुओं का निर्यात होता है उसके मूल्य को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत, और जिन वस्तुओं का आयात किया जाता है उस आयात को कम करके आंकना। इस बात की जांच और इस पर कार्रवाई का अधिकार ईडी के पास होता है। नंबर 2, हवाला लेन देन। हवाला संबंधित कोई भी अगर गतिविधि संपन्न हुई हो तो इसकी जांच का अधिकार ईडी के पास होता है। हवाला लेन देन। नेक्स्ट, विदेशों में संपत्ति की खरीद। विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार। नेक्स्ट, विदेशी विनिमय नियमों का उल्लंघन और फेमा के तहत किए गए अपराध। तो जो फेमा से संबंधित कानून यदि उसका उल्लंघन किया गया हो तो ऐसे उल्लंघन के सापेक्ष कार्रवाई का अधिकार ईडी के पास होता है। नंबर 2 पे आएंगे। नंबर 2 में लिखेगा, ईडी फेमा के उल्लंघन से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्रित करती है। फेमा के उल्लंघन से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्रित करती है, उसे विकसित करती है और संबंधित एजेंसियों के साथ उसे साझा करती है। ईडी को केंद्र और
राज्य की खुफिया एजेंसियों से शिकायतों से जानकारी उपलब्ध होती है। जो भी राज्य और केंद्र खुफिया एजेंसियां हैं, वहां से ईडी के पास जानकारियां आती है। बहुत सारे और भी स्रोत हैं जहां से भी ईडी के पास जानकारियां उपलब्ध होती है। बहुत सारे मुखबिरी यहां पर होती है, मुखबिरों के माध्यम से भी ऐसी जानकारियां ईडी के पास पहुंचती रहती है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट या तीसरा जो कार्य ईडी का तीसरा प्रमुख कार्य है, नोट कीजिएगा, ईडी के पास फेमा के उल्लंघन के दोषी पाए गए व्यक्तियों फेमा के उल्लंघन के दोषी पाए गए व्यक्तियों की संपत्ति को जब्त करने तथा उनकी कुर्की करने का अधिकार प्राप्त है तथा कुर्की करने की शक्तियां प्राप्त है। इसका एक सब पॉइंट बना लीजिएगा। धन शोधन अधिनियम 2002 या जिसको आप पीएमएलए कानून कहते हैं, पीएमएलए 2002, धन शोधन अधिनियम 2002 के तहत संपत्ति की कुर्की का अर्थ है संपत्ति की कुर्की का अर्थ है, कभी कभी कुर्की को हमें समझने की आवश्यकता पड़ती है। कुर्की का अर्थ है संपत्ति की जब्ती, संपत्ति की जब्ती, संपत्ति का हस्तांतरण, रूपांतरण और उसकी बिक्री पर रोक लगाना। यानी यदि कुर्की की गई है, किसी व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की की गई है, तो न तो उस संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है, न उस संपत्ति की बिक्री की जा सकती, पूर्ण रूप से उस पर रोक लग जाती है। चौथा कार्य नोट कीजिएगा, लिखिएगा, धन शोधन अधिनियम के तहत धन शोधन अधिनियम के तहत अपराधी को, फिर से नोट कीजिएगा, धन शोधन अधिनियम के तहत अपराधी के हस्तांतरण के लिए राज्यों से कानूनी सहायता लेना, राज्यों से कानूनी सहायता लेना और देना, राज्यों से कानूनी सहायता लेना और देना, साथ ही अपराधियों के हस्तांतरण से संबंधित कार्यवाही पूरा करना। एक पॉइंट, पांचवा कार्य, पूर्व के फेरा 1973 पूर्व के फेरा 1973 और फेमा 1999 के उल्लंघन के मामलों को, फेरा और फेमा के उल्लंघन के मामलों को निपटाने और निपटान कार्यवाही के समापन पर लगाए दंड का निर्णय करना, लगाए दंड का निर्णय करना, यानी कितना दंड होगा इसका निर्णय करने का अधिकार ईडी के पास है। वर्तमान में कितने मामले ईडी के पास है? तो ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जांच की संपूर्ण प्रक्रिया का यदि अवलोकन करें तो हम कह सकते हैं कि ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जांच करने की विशेष शक्तियां उपलब्ध हैं। अब इस संबंध में अगर आप देखें कि ईडी क्या करती है, जिस भी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप आया हो ईडी के पास, ऐसे व्यक्ति से पूछताछ के लिए ईडी द्वारा सर्वप्रथम समन जारी किया जाता है, नोटिस दी जाती है, समन जारी किया जाता है।
जैसा कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के विरुद्ध अब तक 4 बार समन जा चुका है ईडी की ओर से, लेकिन मुख्यमंत्री अब तक ईडी के पास नहीं जा पा रहे। कोई ना कोई कारण जो है ढूंढकर और उससे बचने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ भी कुछ ऐसा ही है। वहां पर 6 से अधिक बार समन जारी किए जा चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध ईडी ने समन जारी किया हो, अगर उसकी अनदेखी करता है, उस समन को नजरअंदाज करता है, तो ऐसे मामलों में भी ईडी के पास गिरफ्तारी का अधिकार है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। जांच प्रक्रिया ईडी के द्वारा जो जांच की जाती है, उसकी अपनी एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। वह विशिष्ट प्रक्रिया क्या है, नोट कीजिएगा। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की उसकी गिरफ्तारी किस मामले में की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी किस मामले में की जा रही है। कहने का आशय कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ईडी यदि किसी व्यक्ति पूछताछ करती है, उसके द्वारा जो अनियमितताएं बरती गई है उसकी जांच करती है, या किसी आरोपी के विरुद्ध जो आरोप दाखिल किए गए हैं, तो ऐसे आरोपों की कॉपी आरोपी को उपलब्ध कराना यह आवश्यक नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि यदि आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है, तो गिरफ्तारी के क्या कारण हैं, या आरोपी के ऊपर कौन से आरोप लगाए गए हैं, इसकी जानकारी आरोपी को देना जरूरी होता है। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है और ईडी ऐसे दिशा निर्देशों का पालन करती है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। जांच के दौरान सर्वप्रथम अधिकारियों की ओर से आरोपी के नाम से समन जारी किया जाता है। आरोपी को समन जारी किया जाता है। तत्पश्चात पूछताछ और समन में सहयोग नहीं करने पर आगे की कार्रवाई की जाती है। और यदि आवश्यक हो तो आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ईडी की जो व्यवस्था है, धन शोधन के मामले में या फॉरेन एक्सचेंज संबंधी जो वित्तीय अनियमितताएं होती हैं, वित्त से संबंधित कानूनों का जब उल्लंघन होता है, तो ऐसे मामलों में ईडी की कार्रवाई की जाती है। तो ये प्रवर्तन निदेशालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट प्रवर्तन से संबंधित निकाय है और इस निकाय को लेकर आपने विशेष जानकारी को प्राप्त किया। इसी प्रकार हम लोग आगे क्लासेस में एनआईए के बारे में और भी एजेंसियों के बारे में और भी निकायों के बारे में जानकारी से अवगत होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।